हेलो दोस्तों, आप लोग के डे क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज का क्वेश्चन है मेरा साइंस का, फिजिक्स का 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पीवीआई जो एग्ज़ाम में पूछेगा। आप लोग जो छात्र छात्रा 2026 में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए आवश्यक है। तो ये 50 क्वेश्चन है। ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट हो सकता है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अगर इस चैनल पर नया आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि अगर अगले वीडियो के लिए आपके पास नोटिफिकेशन जरूर जाए। और ये टॉप एकदम फिजिक्स का साइंस क्वेश्चन, इसी में से साइंस का क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो आपको भी पता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2। इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर दूसरा का क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। कितने होते हैं, 2। तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। 3 नंबर मेरा क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। तो प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है। ये इसका बी आंसर हो जाएगा। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है। ये मेरा इसका ये आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद किस दर्पण का उपयोग फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो हमेशा याद रखिएगा धनात्मक होती है उत्तल दर्पण की। फोकस दूरी धनात्मक किसकी होती है, हमेशा उत्तल दर्पण की होती है फोकस दूरी धनात्मक। 5 नंबर मेरा क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इसमें धनात्मक कर रही थी तो इसमें ऋणात्मक कर रहा है। तो किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो मेरा बी ए सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक या आभासी होता है। तो ये मेरा बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है। तो वह अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसका मेरा ए आंसर हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो मेरा दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसे इसका बी आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा उल्टा है। जैसे कि आप लोग गाड़ी के मिरर में देखे होंगे, वो पीछे की तरफ यानी कि उल्टा की तरफ बताता है। और 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हीरा का अपवर्तनांक कितना, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। इसका बी आंसर होगा। आप लोग एग्जाम में जाकर 2.24 मार दीजिएगा, ध्यान से मारिएगा 2.42। उसके बाद क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन, लेंस कितने प्रकार का होता है। तो लेंस कितने प्रकार का होता है, लेंस हमारा 2 प्रकार का होता है। एक उत्तल लेंस होता है और एक अवतल लेंस होता है। और फिर यहाँ का रहा उत्तल लेंस होता है, एक अवतल लेंस होता है। फिर यहाँ मेरा 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी डैश होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, और अवतल उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग मिट्टी बनाने लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है, यानी कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग हम लेंस बनाने में नहीं कर सकते। तो इसमें ऑप्शन है, ए में है लकड़ी, बी में है कांच, सी में मिट्टी, डी में प्लास्टिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मिट्टी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। तो किसी माध्यम में यानी कि माध्यम में अपवर्तनांक का मान कितना होता है, साइन आई बटा साइन आर होता है। तो ये 15 नंबर में मेरा क्वेश्चन कर रहा है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में हमारा उत्तल लेंस का उपयोग किया था। किसका, उत्तल लेंस का उपयोग किया था। इसका ए आंसर हो जाएगा। जब आपतन कोण 0 डिग्री है तो परावर्तन क्या होगा, जब आपको पता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो इसका आंसर क्या होगा, आपतन कोण 0 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 0 डिग्री हो जाएगा। इसका बी आंसर हो जाएगा। मानव नेत्र में दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है। तब मानव नेत्र में दृष्टि कितने प्रकार का, आप लोग सब्जेक्टिव में पढ़ेगा। मानव नेत्र में दृष्टि 3 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और सरल सूक्ष्मदर्शी दोष। और उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते थे दोस्तों, इंद्रधनुष में टोटल 7 रंग होते थे। इसका मेरा बी आंसर हो जाएगा। मेरा 19 नंबर क्वेश्चन का रहा है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है। तो मेरा जो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं उसमें प्रथम यानी कि पहला रंग कौन सा है। तो मेरा पहला रंग लाल है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 19 का आंसर क्या हो जाएगा, ए।
नहीं सॉरी, 19 नंबर क्वेश्चन करा है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? तो प्राथमिक यानी कि उस पूरे में कितने रंग रहते थे? इसमें है ए में है लाल, बी में है नीला, सी में है हरा, तो इसमें सभी रंग रहते थे। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। 19 का डी आंसर हो जाएगा। 20 नंबर मेरा क्वेश्चन का रहा है, निकट दृष्टि दोष को के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट में किया जाता है उत्तल लेंस और दूर में किया जाता है अवतल लेंस। तो मेरा ए आंसर हो जाएगा। किसी माध्यम में कि छोटे छोटे कणों के निलंबन को डैश कहते हैं। तो इसी क्वेश्चन थोड़ा समझने वाली ये परिभाषा दिया हुआ है। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को डैश कहते हैं, तो इसे कहते हैं कोलाइडीय विलयन कहते हैं। आप लोग विलयन, इसमें कोलाइडीय लिखा है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा, कोलाइड आंसर हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन का रहा है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? तो मानव नेत्र में आपको पता है किस प्रकार का लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस आप लोग के आँख में क्या कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। तो 23 नंबर क्वेश्चन का है, एक स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु डैश हो जाता है। नहीं, एक स्वस्थ ऐसे आपका आँख है तो आपको कितना दूरबिंदु हो सकता है? तो अनंत। आपका अगर आपको सीधा देखा जाए, छत पर से देखने के लिए बोला है, तो आपको आसमान में देख सकते हो, कितने किलोमीटर अंदाज़ा नहीं कर सकते, तो इसीलिए इसको अनंत कहते थे। इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। फिर 24 नंबर क्वेश्चन कहता है, निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस में किया जाता है? निकट दृष्टि का उपचार किस प्रकार के लेंस में किया जाता है? तो मेरा अपसारी लेंस में किया जाता है। किसमें? अपसारी लेंस में। इसका बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर का है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो मेरा ये प्रिज्म हो गया, ऐसा रहता है। अच्छा, आपको पता होगा प्रिज्म का चित्र देखे होंगे, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो आपको पता होगा एक प्रिज्म जो होता है वो सिर्फ 5 सतह से घिरा होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश के किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? जैसे कि आप देखे थे इंद्रधनुष में, तो वैसा ही इसमें कह रहा है, प्रकाश के किस वर्ण में तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो किसका होता है? लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ये हमारा सी आंसर हो जाएगा। और उसके बाद कह रहा है, एक HP बराबर क्या है? HP का मतलब हाउस पावर, यानी कि एक हाउस पावर और कितना होता है? 746 वाट होता है। ये ए आंसर मेरा। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अम्पियर घंटा का मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर हो या अम्पियर दोनों बताओ एक ही है। तो एम्पियर हटवा एक विद्युत धारा होता है, तो इसका हो जाएगा आवेश। आवेश के प्रभाव को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, तो इसे आवेश आंसर हो जाएगा। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मेरा, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, यानी कि एक बार और समझिए, श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तब सबसे अधिक विचलित रंग कौन सा होता है? सबसे अधिक विचलित रंग कौन सा होता है? बैगनी होता है। तो मेरा बी आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आप लोग एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो क्वेश्चन को जो नहीं आएगा उसको 2 बार 3 बार पढ़िएगा, यानी कि पहले बार में छोड़ दीजिएगा, दूसरे के बार में 2 बार 3 बार पढ़िएगा, तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मेरा 30 नंबर कहता है, विद्युत धारा की ऐसा मात्रक क्या होती है? विद्युत धारा की ऐसी मात्रक क्या होता है? ये तो आपको भी पता होगा, विद्युत धारा की ऐसी मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ये आंसर हो जाएगा मेरा, एम्पियर। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक हमेशा ओम होता है। अब प्रतिरोधक का ओम मीटर होता है, तो इसलिए याद रखिए प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। और उसके बाद कह रहा है 32 नंबर क्वेश्चन, विद्युत वाहक बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत वाहक बल, यानी कि विद्युत वाहक बल का इसका मतलब क्या होता है? वोल्ट होता है, वोल्ट। बी नंबर आंसर हो जाएगा हमारा। 33 नंबर क्वेश्चन का है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर, यानी कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है हमारा? ये भी इसका वोल्ट होता है। इसका रहा मेरा 34 नंबर क्वेश्चन, ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? ए मीटर को विद्युत परिपथ में हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में उसको, यानी कि सीरीज में जोड़ते हैं, पैरेलल में नहीं जोड़ते हैं ए मीटर को। और उसके बाद 35 नंबर को रहा है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? यानी कि जो होता है विद्युत शक्ति, उसका एसआई मात्रक क्या होता है? उसका एसआई मात्रक वाट होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। उसके बाद कह रहा है, जूल बटा कुलॉम, यानी कि JC बराबर होता है, तो जूल बटा कुलॉम बराबर क्या होता है? जूल बटा कुलॉम बराबर क्या होता है? बोल्ट का होता है। उसके बाद मेरा 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, यानी कि
जो विद्युत परिपथ होती है उसकी शक्ति क्या होती है, तो इसका हो जाएगा V²/R। डी आंसर हो जाएगा। मेरा 38 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत वाल्व का तंतु बना होता है, यानी कि जो विद्युत बल्ब होता है जैसे बल्ब होगा, आप लोग देखे होइएगा 250 वाट का बल्ब, 100 वाट का बल्ब, सॉरी 100 वाट का बल्ब होगा, जिसमें जो रेड कलर का बढ़ता है उसमें देखिए तो उसका तंतु किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन का। उसमें कौन सी गैस रहता है, अक्रिय गैस, जो अक्रिय गैस रहता है, जो उसमें आर्गन भरा रहता है। तो मेरा 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, टंगस्टन निम्न में से किस ताप पर पिघलता है, यानी कि टंगस्टन जो फ्यूज होता है वो कितने ताप तक सह सकता है। तो मेरा आंसर है कितने ताप तक ये टंगस्टन है वो सह सकता है, कितने ताप तक। तो मेरा आंसर है 3500 डिग्री सेल्सियस तक वो सह सकता है। 40 नंबर मेरा क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्त को क्या कहते हैं। जो आप लोग भी देखे होइएगा, विद्युत धारा उत्पन्न कैसे करते हैं हम किसी को, जैसे कि शादी विवाह में हम कैसे विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं, जनरेटर को कहते क्या, जनित्र कहते हैं। तो इसमें क्या है, विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्त को क्या कहते हैं, जनरेटर। ये मेरा ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है, डैश के व्यवस्थित प्रवाह को कहते हैं, यानी कि डैश यानी कि किस के व्यवस्थित प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश को व्यवस्थित प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। या आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, या आवेश को सुव्यवस्थित प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इसका ये परिभाषा है। तो मेरा 41 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, यानी कि जो चुंबक होता है उसमें कितने ध्रुव होता है। यानी कि जो आप लोग चुंबक देखो उसमें कितने ध्रुव होता है, एक नॉर्थ होता है, क्या होता है, साउथ होता है। तो यही ध्रुव ना होता है जिसे हम पोल कहते हैं। यानी कि चुंबक में कितने ध्रुव होता है, तो 2 ध्रुव होता है। तो इसका मेरा क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा। उसका 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फैराडे की मृत्यु कब हो गई थी। जो वैज्ञानिक थे फ्राइडे, जैसे फ्राइडे का बाएं हस्त के नियम दाएं हस्त के नियम पढ़े होंगे, जो 2 नंबर में पूछा जाता है। तो इसका कह रहा है कि फ्राइडे की मृत्यु कब हुई थी। तो फ्राइडे की मृत्यु एग्जाम में पूछा जाता है और 2026 में आने की परत संभावना है। तो फ्राइडे की मृत्यु कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1867 के ए आंसर हो जाएगा मेरा। उसके बाद 44 नंबर, चुंबक को लटकाने पर वह किस दिशा में घूमता है, यानी कि जो चुंबक है उसको सफलतापूर्वक हम लटकाएंगे तो किस दिशा में घूमेगा, उत्तर में भी घूमेगा और दक्षिण में। उसका ध्रुव भी होता है उत्तर, नॉर्थ और साउथ। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, ए और बी, सॉरी डी आंसर हो जाएगा सभी, क्योंकि ये सभी है तो डी आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कार्य करने की क्षमता को डैश कहते हैं। जो कार्य करने की क्षमता होता है उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। सबसे आसान भाषा यही याद रही, ये सभी छात्र को याद रहता है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। इसके बाद करा, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय है, यानी कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ है जो नवीकरणीय, कोयला, लकड़ी, पेट्रोल, गैस। यानी कि जो इसका निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय है, तो इसमें क्या हो जाएगा, लकड़ी। यानी कि लकड़ी को हम जलाएंगे तो क्या दोबारा से कोयला बना सकते हैं। नवीकरणीय मतलब ऐसा नवीकरणीय, जैसे ऐसा पदार्थ जिसे हम एक बार उपयोग कर लें, यानी कि एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग कर सकते हैं। और अनवीकरणीय का मतलब होता है जैसे कि हम एक बार उपयोग कर लिए दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। जैसे गैस, एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग कर सकते नहीं कर सकते। तो यही कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय है। तो इसमें कोयला होगा नहीं, कोयला को उपयोग करेंगे तो वो कुछ वो काम आएगा नहीं। फिर यहाँ करा है पेट्रोल का एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा बनता है नहीं ना बनता है, उसके बाद गैस भी नहीं बनता है। तो मेरा हो जाएगा क्या, लकड़ी आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में बताइएगा कहाँ नहीं समझ आएगा। और अगली टॉपिक के लिए हम आपको वीडियो बनाएंगे, तो आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किए होइएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर जाएगा। धन्यवाद, मिलते फिर अगली वीडियो में।